आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ्यपुस्तक रीता का भाग 2 कक्षा 10वीं अध्याय 3 मधु कांकरिया द्वारा लिखित अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर का प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि लेखिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उनके बाहर भीतर जैसे एक शून्य व्याप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 2, गंगतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगतोक एक पहाड़ी स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि गंगतोक के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे जीवन चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे मेहनत करने से डरते नहीं और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। प्रकृति के वरदान के कारण उनकी जिंदगी राजाओं जैसी है। इसलिए गंगतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि जब किसी बुद्धिस्ट अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले संत की मृत्यु हो जाती है, तब शहर के बाहर 108 सफ़ेद रंग की झंडियाँ लगा दी जाती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। उन्हें हटाया नहीं जाता, वे अपने आप नष्ट हो जाती हैं और जब किसी शुभ काम को शुरू करते हैं तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं? लेखिका जिस गाड़ी से यात्रा कर रही थी, जितेन नार्गे उसी गाड़ी को चला रहा था। उसे सिक्किम के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में अच्छी जानकारी दी। उसने बताया कि सिक्किम भारत का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ गंगतोक, युमथांग और कटाव जैसे खूबसूरत स्थान हैं। कटाव में खूब बर्फ़ गिरती है। पर्वत, फूलों की घाटियाँ, दुर्बल वादियाँ, तिस्ता नदी और गिरते झरने आदि लेखिका के मन को मोह लेते हैं। उसने यह भी बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आगे जितेन ने बताया कि बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक रहते हैं। ये लोग बहुत मेहनती हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शोक कार्य में 108 सफ़ेद पताकाएं और शुभ कार्य में रंगीन पताकाएं फहराते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ पत्थर और चाय की पत्तियाँ तोड़ने का काम करती हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद घर के कामों में सहयोग करते हैं। सिक्किम की स्त्रियों को चटक रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। जितेन ने लेखिका को और भी कई बातें बताई। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे देश की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लेखिका ने लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्कर के बारे में जितेन से पूछा तो उसने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को सुनकर लेखिका ने कहा कि चाहे मैदानी भाग हो या पहाड़ी, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, पाप, पुण्य और कल्पनाएं एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 6,
जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। यहाँ बता दें, गाइड का अर्थ मार्गदर्शक है। जितेन नार्गे एक कार ड्राइवर है। वह लेखिका को घुमाने के साथ साथ कुशल गाइड का काम भी करता है, क्योंकि इसे सिक्किम प्रदेश की अच्छी जानकारी है। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसे अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुशल गाइड को क्षेत्र के जनजीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। उसका व्यवहार मित्र जैसा होना चाहिए। अच्छा गाइड पर्यटकों को कभी भ्रमित नहीं करता। गाइड को संबंधित क्षेत्र का इतिहास भी पता होना चाहिए। उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के हर पल को समेटा है। वह अपने विशाल रूप में नजर आ रहा था। गहरी गहरी घाटियां, रास्ते संकरे और जलेबी के आकार में दिखाई दे रही थी। रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। झरने और नदियां लय में थी। कहीं कहीं चटक और हरे और पीले रंग की मोटी चादर तथा प्लास्टर उखड़ी पत्थर की दीवारें दिखाई दे रही थी। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसा अनुभूत होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उसमें खो सी जाती है। उसे लगता है कि प्रकृति अपना उसे परिचय दे रही हो। इस अनुभूति से उसके अंदर और बाहर की रेखा सिमट सी गई है। वह इन विशाल पर्वतों, दूध की तरह सफ़ेद झरनों और हरियाली का आनंद ले रही थी। उसे लगता है कि निरंतर बहती नदी और फूलों की तरह अपनी महक को संसार में लुटाना ही सच्चा जीवन है। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ऐसे अनेक दृश्य पाठ में आते हैं। प्रकृति सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका ने देखा कि सड़क बनाने के लिए सुंदर और कोमल स्थानीय महिलाएं पत्थर तोड़ रही थी। वे अपने हाथों में कुदाल और हथौड़ा लिए थी। कुछ महिलाएं अपनी पीठ पर बड़ी टोकरी बांधे हुए थी, जिसे डोको कहते हैं। उन टोकरियों में बच्चे भी बंधे थे। लेखिका के मन में विचार आ रहा था, इस स्वर्ग जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, गरीबी और जीने की इच्छा के मध्य लड़ाई जारी है। वह देखती है कि कैसे ये महिलाएं ममत्व और श्रम को एक साथ निभाती हैं। ये दृश्य ही लेखिका को झकझोर देते हैं। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान रहता है। नंबर 1, ट्रैवल वालों का, जो हमें लेकर जाते हैं। दूसरा, गाइड, समस्त प्रकार की जानकारी देने वाला। दुकानदार, हमें ज़रूरत का सामान प्रदान करते हैं। दुकानदार हमें ज़रूरी सामान के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं। होटल और धर्मशाला वाले, जो ठहरने का उचित प्रबंध करते हैं। टैक्सी या रिक्शा वाले हमें छोटी छोटी जगहों पर आसानी से पहुंचा देते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदार, चाय नाश्ते वाले, घोड़े वाले, पीठ या पालकी पर ले जाने वाले आदमी भी अनेक योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर 11,
कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। यह बात सिक्किम की उन महिलाओं के लिए कही गई है जो सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हैं। ऐसा ही दृश्य लेखिका ने पलामू और गुमला के जंगलों में आदिवासी महिलाओं को पत्ते तलाशते देखा था। ये महिलाएं घर चलाने के लिए काम करती हैं, साथ बच्चों को संभालती हैं, अर्थात कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। यही नहीं, देश का हर आम आदमी कठोर परिश्रम करता है। वे अपने श्रम से बड़ी बड़ी इमारतों, पुलों, बिजली, इंटरनेट और रेल की लाइनों, सड़कों आदि का निर्माण करते हैं। वही किसान अन्न उगाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, बदले में उन्हें थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। इस तरह ये सभी देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी घूमने फिरने के लिए पहाड़ी, नदी, झीलों और झरनों के पास गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई गाड़ियों, कंप्यूटरों, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, प्लास्टिक का प्रयोग तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल और धुएं से तापमान बढ़ रहा है, जो सृष्टि के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसे रोकने के लिए हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, मोटर कारों का प्रयोग कम करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, सार्वजनिक यातायात का साधनों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही लोगों को प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं। कहीं अधिक और कहीं कम बारिश का होना, सूखा पड़ना। नंबर 3, पहाड़ी भागों में भूस्खलन का होना, तापमान में वृद्धि होना, कई भयंकर बीमारियां फैलना, प्लास्टिक की थैलियां में बंद खाने की वस्तुओं में के लालच में खाकर पशुओं का मरना, बड़े बड़े तूफान आना जिससे बड़ी हानियां होती हैं, खेत और फसलों का बर्बाद होना। प्रश्न नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आपकी क्या राय है। कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर किसी प्रकार की दुकान का न होने के कारण कम लोग आते हैं। अगर अधिक लोग घूमने आएंगे तो दुकानें भी अधिक खुलेंगी। घूमते फिरते समय सैलानी इधर उधर गंदगी फैलाएंगे, लोग घर बनाकर भी रहने लगेंगे, जिससे वहाँ की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आखिर में प्रदूषण भी बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कटाव पर किसी भी प्रकार की दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की अनोखी व्यवस्था की है। प्रकृति सदियों में पानी को बर्फ़ के रूप में जमा कर लेती है और गर्मियों में वही बर्फ़ पिघल कर नदियों के द्वारा नगरों और गांवों में जल के रूप में पहुंचता है। दूसरी ओर बारिश के रूप में पानी बरस कर नदियों में होता हुआ समुद्र में जाता है। समुद्र का पानी भाप बनकर फिर बर्फ़ के रूप में जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रश्न नंबर 16, हमारे देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी निम्नलिखित कठिनाइयों से जूझते हैं। नंबर 1, गर्मियों में गर्मी को सहन करना पड़ता है। सर्दियों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड को सहन करना पड़ता है। बारिश के समय तूफानी बारिश और भूस्खलन से जूझना पड़ता है। शत्रुओं का हमेशा भय बना रहता है। जहाँ जंगल होते हैं वहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। कभी कभी उन्हें भूखे भी रहना पड़ता है। इन तमाम खतरों का सामना करते हुए फौजी देश की रक्षा करते हैं। इनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। नंबर 1,
हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके परिवार वालों को बुरे समय में साथ देना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान देना चाहिए।